झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तमाम प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। जरूरी निर्देश उन्हें दिए गए हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ एसआईआर के दौरान विभिन्न फेज में किए जाने वाले कार्यों के लिए उन्होंने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में बताया कि 3 बार निरीक्षण करना है। और देखिए, उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया कि प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है और गैर भारतीय नागरिक या फिर जिन लोगों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है, अगर वो इम्यूनरेशन फॉर्म भरते हैं तो तत्काल उसे वापस कर दे बीएलओ को, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सख्त दंड के भागीदार होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार यह प्रक्रिया चल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से आज प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ बैठक में निर्देश दिया गया है और उनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि जो नागरिकता त्याग चुके या जो गैर भारतीय हैं वो अगर साइन करके भी दे रहे हैं तो वो गलत है और सख्त सजा के भागीदार भी होंगे। या बिल्कुल, और ये चर्चा शुरू से की भी जा रही है कि दरअसल एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है और देश में वोट देने के वही अधिकारी हैं जो भारत के नागरिक हैं और पात्र नागरिक हैं। इसीलिए ये बातें जो है आपको के रवि कुमार ने कही है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये बातें उन्होंने कही है कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर भारतीय अथवा भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे या हस्ताक्षर किए बिना ही तुरंत बीएलओ को वापस लौटा दें। मतलब कि उस पर एन्यूमरेशन फॉर्म पे न तो उनको हस्ताक्षर करने की जरूरत है और क्योंकि गलत जानकारी अगर वो देते हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो ये जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई उसमें यह निकल कर आई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है जिसको लेकर की चर्चा हो रही है, देखिए, उन्होंने नागरिकता निर्धारण के लिए जो समय है, तय जन्म तिथि के आधार पर जो समय है और उसकी जो 3 क्राइटेरिया है उसको जो है बहुत स्पष्ट किया प्रमंडलीय आयुक्तों के समक्ष। और उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों के तहत नागरिकता निर्धारण के लिए जन्म तिथि के आधार पर 3 मुख्य समय सीमाएं निर्धारित हैं। पहली समयावधि क्या है? 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच की है। इस समय जो है बर्थ राइट रूल जो है वो लागू होता है नागरिकता के लिए। इसका मतलब यह है कि इस अवधि में जिनका भी जन्म भारत में हुआ है, भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये पहली समयावधि है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में। जो दूसरी समयावधि है उसको वन पेरेंट रूल कहते हैं। ये 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है। इसमें वन पेरेंट रूल के तहत क्या है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। और फिर जो तीसरे समयावधि है वो है 2 दिसंबर 2004 के बाद की, और इसमें कहा गया है कि 2 पेरेंट रूल लागू होगा। मतलब इसके अनुसार माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या फिर एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा गैर भारतीय पेरेंट बच्चे के जन्म के समय भारत के लिए मान्य पासपोर्ट और वीजा का धारक हो या अवैध अप्रवासी न हो। तो ये बातें जो है बिल्कुल
स्पष्ट कर दी। 3 समयावधि की चर्चा की, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। इसमें भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 वन पेरेंट रूल, मतलब माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। और तीसरा 2 दिसंबर 2004 के बाद 2 पेरेंट रूल, जिसके अनुसार माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या फिर एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा गैर भारतीय पेरेंट बच्चे के जन्म के समय भारत के लिए मान्य पासपोर्ट और वीजा का धारक हो या अवैध अप्रवासी न हो। तो ये चीजें स्पष्ट की उन्होंने। अब इसके बाद देखिए के रवि कुमार ने शनिवार को जो ये बैठक हुई निर्वाचन सदन में, वहां सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ एसआईआर के दौरान जो अलग अलग फेज हैं उनमें किए जाने वाले कार्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों और कार्य प्रणाली को लेकर पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार विस्तार से जानकारी दी है। चूंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने जो मापदंड बना रखे हैं एसआईआर के लिए, तो वो जानकारी जो है उन तक पहुंचाने की बात हुई है। पीपीटी के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को BLA 2 की भूमिका और इसके अलावा एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी के बारे में उन्होंने बताया। फिर BLO ऐप के बारे में जानकारी दी, एन्यूमरेशन फॉर्म और नागरिकता जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, मैपिंग आदि बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जो है उन्होंने जानकारी दी है। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में कम से कम 3 बार निरीक्षण करना है। ये बातें जो है महत्वपूर्ण है। साथ ही आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आयुक्त अपने प्रमंडल के जिलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम का समयानुसार निरीक्षण अवश्य करें। ये बातें जो है उन्होंने कही। उन्होंने ये भी बातें बताई कि 30 जून से 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज के दौरान BLO घर घर जाकर वोटर्स को आंशिक रूप से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे और जो वोटर्स हैं उनके वर्तमान कलर्ड फोटो के साथ उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको संकलित भी करेंगे। उन्होंने ये भी चीज बताई कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले प्रत्येक वोटर का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होगा। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद वैसे वोटर्स जिनकी मैपिंग सही पाई जाएगी उन्हें किसी प्रकार के कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अभी तक मैपिंग नहीं हुई, क्या होगी? तो ये भी बता दूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के समय भी वोटर्स पिछले एसआईआर से अपनी मैपिंग करा सकते हैं। सीईओ ने यह भी कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म लौटाते समय एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी के वोटर्स की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLO 2 से वेरिफिकेशन करते हुए ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ इनकी सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। तो सब कुछ जो है पारदर्शिता के साथ करने की कोशिश है। के रवि कुमार ने कहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करते समय BLO द्वारा नए मतदाताओं को फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो दिया जाएगा। तो जो नए वोटर्स हैं वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 6 और उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। और मतदाताओं द्वारा भरे हुए फॉर्म 6 का ऑनलाइन अपडेट का कार्य नोटिस और सत्यापन की अवधि में किया जाएगा। सीईओ ने बताया कि फॉर्म भरते समय वोटर्स द्वारा घोषणा पत्र के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक संबंधित दस्तावेज जो है वो जमा करने होंगे। तो ये तमाम जानकारी के रवि कुमार सीईओ झारखंड ने दी है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसकी तैयारियों की बात है, के रवि कुमार बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो मीटिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग की बात बता रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं और जो भी डाउट
आ रहा है लोगों के मन में, उसको दूर करने का काम जो है वो के रवि कुमार करते हुए दिख रहे हैं। उदय, तो बिल्कुल के रवि कुमार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ अधिकारियों को भी कन्विंस किया जाए, उन्हें भी जरूरी निर्देश दिए जाएं, और प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ उन्होंने तमाम निर्देश जारी किए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो आम जनता को इसमें कितनी सहूलियत मिलती है और आम जनता कितनी सहयोग के साथ इस पूरी प्रक्रिया को निपटाती है या सहयोग करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।